नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपा और आप देख रहे हैं जिज्ञासा एक पहल की नई सीरीज द वेव ऑफ होप। अधिकतर प्राइम टाइम के प्रोग्राम में नकारात्मक खबरों की चर्चा, डिबेट और पैनल डिस्कशंस देखने को मिलते हैं जो सिर्फ एक दूसरे पर आलंछन, छींटाकशी तक सीमित रहकर बिना किसी सार्थक वार्ता के खत्म हो जाते हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के प्रोफेसर श्रीमान प्रमोद कुमार सैनी सर, जो कि न केवल एक शिक्षाविद बल्कि अपनी पत्रकारिता के वर्षों के अनुभव में कई महत्वपूर्ण सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों को पत्रकारिता के माध्यम से पाठकों के बीच पहुंचाया और जिसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले। ऑर्गेनाइजर के लोकप्रिय ट्रेंड सेटर कॉलम की शुरुआत करने वाले प्रमोद सर से जानेंगे क्या है समाधान परक पत्रकारिता, क्यों हो रही है इसकी चर्चा और क्या है समाज और विश्व निर्माण में इसकी भूमिका और आवश्यकता। नमस्कार सर, जिज्ञासा एक पहल की हमारी नई सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, दर्शक और विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं कि क्या है ये समाधान परक पत्रकारिता और आज हमारे समाज में इसकी क्या प्रासंगिकता है। धन्यवाद दीपा जी। मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूँगा क्योंकि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर विमर्श शुरू किया है। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि वादे वादे जायते तत्वबोध है। हम आपस में वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा से एक तत्व को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और आपने समाधान परक पत्रकारिता को लेकर जो एक संवाद की शुरुआत की है, मुझे ऐसा लगता है कि ये भारतीय पत्रकारिता को एक नई दिशा देने का एक प्रयास है, एक पहल है और इसे हमें बल प्रदान करना चाहिए। समाधान परक पत्रकारिता को लेकर मैं पिछले एक दशक से भी ज़्यादा समय से, आप कह सकते हैं कि 15 सालों से मैं इस चिंतन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं ये मानता हूँ कि समाधान परक पत्रकारिता ये हमारी मेनस्ट्रीम पत्रकारिता है। ये बात अलग है कि आज हम एक नकारात्मक प्रवृत्ति की ओर एक झुकाव है, वो कॉमर्शलाइजेशन के कारण आप कहिए या टीआरपी की होड़ के कारण कहिए या किसी भी कारण से कहिए, भारतीय पत्रकारिता मूल रूप से ऐसी नहीं रही है, इतनी नकारात्मक कभी नहीं रही है। अगर आप स्वतंत्रता संग्राम की पत्रकारिता को देखें तो आज जो पत्रकारिता के मूल्य हमारे सामने हैं, वास्तव में वो सारे मूल्य स्वतंत्रता संग्राम की पत्रकारिता ने गढ़े हैं। ये बात है कि स्वतंत्रता के पश्चात मीडिया में एक बदलाव आया है, पूरी दुनिया में बदलाव आया है और वो बदलाव भारत में भी है। उससे हम थोड़ा नकारात्मकता की ओर ज़्यादा आ गए क्योंकि नकारात्मक चीज़ें तुरंत दर्शकों को आकर्षित करती हैं। लोगों को लगता है कि अरे कैसे हुआ, लोग देखते हैं, शो भी देखते हैं। आपने देखा होगा टीवी पर कहीं मार धाड़ होती, हल्ला होता है तो उस शो को ज़रा ज़्यादा लोग देखते हैं। लेकिन पत्रकारिता जो है, मैं मानता हूँ कि ये समाज से, लोगों से, जन से संवाद का एक माध्यम है। अब प्रश्न ये है कि हम संवाद कर क्या रहे हैं, हम उन्हें दिशा क्या दे रहे हैं। मीडिया के जो फंक्शंस हम पढ़ते और पढ़ाते हैं, टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट, टू एंटरटेन, टू मोटिवेट भी है। अब सवाल ये है कि हम एंटरटेन कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हम मोटिवेट कहाँ कर रहे हैं। तो समाधान परक पत्रकारिता बेसिकली अपने ऑडियंस को, अपने पाठकों को, जन को, देश को, समाज को, विश्व को एक सद प्रवृत्ति की ओर ले जाने का प्रयास है। आप देखिए, समाज में अगर हम मीडिया के माध्यम से सिर्फ नेगेटिविटी डिस्कस करेंगे तो अल्टीमेटली नेगेटिविटी और मजबूत होगी। अगर हम समाज में जो अच्छे काम हो रहे हैं, समाज का जो रचनात्मक पक्ष है, ये अच्छा काम करने वाले व्यक्ति हैं, संगठन हैं, संस्थाएं हैं, वो लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि ये देश तरक्की उनके कारण कर रहा है, नकारात्मक प्रवृत्ति वालों के कारण नहीं। जो अपराध करने वाले हैं, जो गलत काम करने वाले हैं, भ्रष्टाचार करने वाले हैं या कोई भी गलत काम करने वाले लोग हैं, देश उनके कारण तरक्की नहीं कर रहा है। जो अच्छा काम करने वाले हैं, चाहे वो गांव का किसान है, चाहे वो शिक्षक है और चाहे वो मजदूर है, चाहे वो वैज्ञानिक है, किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो, जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं, उनके कारण ये देश तरक्की कर रहा है। तो अब हमारे सामने सवाल ये है कि मीडिया में हम अच्छा काम करने वालों को स्थान दें कि नेगेटिविटी फैलाने वालों को स्थान दें।
तो समाधान परक पत्रकारिता मूल रूप से समाज के रचनात्मक पक्ष को देश के समाज के सामने लाने का प्रयास है, इसलिए ताकि लोग अच्छे कामों की ओर प्रवृत्त हों, अच्छे कामों में सहयोग करें, अच्छे काम शुरू करें और जो लोग अच्छा सामाजिक बदलाव का काम कर रहे हैं उन्हें सपोर्ट करें। जब मैं समाधान परक पत्रकारिता की बात करता हूं तो मैं एक बहुत स्पष्ट रूप से ये बात बता देना चाहता हूं कि समाधान परक पत्रकारिता का उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि कहीं सिस्टम में, व्यवस्था में, सरकार में, समाज में जो कमियां हैं उनकी तरफ से आंख मूंद ली जाए, ये उद्देश्य नहीं है। समाधान परक पत्रकारिता का उद्देश्य है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें भी स्पेस दीजिए, जो कमियां हैं उन्हें उजागर करिए, लेकिन कमियों को उजागर करते समय उसका क्या समाधान हो सकता है हमें वो भी डिस्कस करना चाहिए। इससे हम प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों को जब डिस्कस करेंगे तो समाज को एक सही दिशा दे पाएंगे। और आज हमारे देश का एक संकल्प है 2047 तक हमें भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। तो विकसित राष्ट्र बनाने में जो मीडिया की भूमिका हो सकती है वो इस सकारात्मक दिशा के माध्यम से हो सकती है, नकारात्मकता के माध्यम से नहीं होगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। सर, एक शिक्षक होने के साथ साथ आप पत्रकार भी रहे हैं। ऑर्गेनाइजर जैसी पत्रिका में आपने कई महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। आपने द ट्रेंड सेटर कॉलम की शुरुआत की, जो कि पूर्णतः सकारात्मक पत्रकारिता पर ही आधारित था। यह कॉलम पाठकों के बीच भी बहुत लोकप्रिय रहा। इस पर आपने एक पुस्तक भी लिखी है जिसके आपने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया। तो सर, क्या था इसका उद्देश्य और इसके बारे में भी आप बताएं। देखिए, जब मैं ऑर्गेनाइजर में था, ऑर्गेनाइजर में मैंने लगभग 2.5 दशक तक काम किया है और पूरे देश में मैं रिपोर्टिंग करता था। लेकिन अगर 2.5 दशक की मेरी जो पत्रकारिता ऑर्गेनाइजर की है, मैं समझता हूँ उसका अगर एक बड़ी उपलब्धि मेरी है जिससे मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है, वो ये है कि मैंने समाज में अच्छा काम करने वाले, बदलाव का काम करने वाले लोगों को, व्यक्तियों को ढूंढकर उनके बारे में बहुत लिखा है। ऑर्गेनाइजर में एक हमने कॉलम शुरू किया था, द ट्रेंड सेटर। ये कॉलम बहुत पॉपुलर हुआ। वास्तव में मैं समझता हूँ कि इसके कारण मैं बहुत जगह घूमा हूँ, लोगों से बात की है। बाद में इन सब जो कॉलम है मेरे, वास्तव में इन कॉलम का नहीं, लेकिन देश भर में मैं जो घूमा हूँ, वो जो मेरा अनुभव है वो 2 पुस्तकों के रूप में प्रकाशित हुआ है। वो दोनों पुस्तकें गांधी स्मृति दर्शन समिति राजघाट नई दिल्ली ने प्रकाशित की है, संस्कृति मंत्रालय ने प्रकाशित की हैं। हिंदी में जो पुस्तक है उसका नाम है आधुनिक भारत के गुमनाम समाज शिल्पी और इंग्लिश में उसका नाम है अनसंग बिल्डर्स ऑफ मॉडर्न भारत। ये ऐसे लोगों की, ऐसे संस्थाओं की कहानी है जिन्होंने देश में बदलाव का, एक सकारात्मक बदलाव का वो प्रयास किया है जो अभिनंदनीय है, जिसे भारत सरकार ने भी स्वीकार किया है। और ऐसे बहुत सारे अनसंग हीरो को भारत सरकार ने पद्मश्री जैसे बड़े पुरस्कार दिए हैं। वास्तव में जब मैं उन लोगों से मिला हूं तो मुझे ध्यान में आया है कि वो किसी पुरस्कार की अपेक्षा उन्हें नहीं है, उन्हें समाज से किसी प्रोत्साहन की, उत्साह की अपेक्षा नहीं है। कुछ लोगों ने अपना पूरा जीवन समाज में, जो वास्तव में समाज का एक मार्जिनलाइज सेक्शन आप कह सकते हैं, जो हाशिए पर गया हुआ समाज है या जिनकी कोई चिंता नहीं करता, ऐसे लोगों के बीच में वो काम कर रहे हैं। और जहाँ वो काम कर रहे हैं उनके उस क्षेत्र में उस बदलाव का बहुत गहराई तक प्रभाव हुआ है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। मेरी पुस्तक में ऐसे लगभग 40 लोगों की कहानी है। वो पुस्तक ऑनलाइन भी अवेलेबल है। महाराष्ट्र में एक समाज है, बल्कि पूरे देश में आप कह सकते हैं, घुमंतु जनजातियाँ। महाराष्ट्र में 100-150 के आसपास घुमंतु जनजातियाँ हैं। इनका इतिहास अगर आप देखेंगे बहुत समृद्ध और बहुत गौरवशाली अतीत है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इनकी बहुत प्रमुख भूमिका थी और उसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट इनसे इतनी नाराज़ हुई कि इन जनजातियों को, 200 से अधिक जनजातियों को उस समय
1871 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डी नोटिफाइड ट्राइब एक्ट बनाकर सबको एक प्रकार से जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया। इन जनजातियों में पैदा होने वाला एक दिन का बच्चा भी पुलिस रिकॉर्ड में जन्मजात अपराधी के रूप में दर्ज होता है। आप सोचिए, हमारे देश में आज इन जनजातियों की संख्या 5 करोड़ से ज़्यादा बताई जाती है। जब हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं तो इस समाज को या समाज की इस कमज़ोर कड़ी को हाशिए पर रखकर हम विकसित राष्ट्र नहीं बन सकते। तो महाराष्ट्र में मुझे गिरीश प्रभुणे नाम के एक व्यक्ति मिले। मैं उनके प्रयासों को निश्चित रूप से नमन करता हूं, उनके उत्साह को, उनके जोश को, उनके जज्बे को मैं निश्चित रूप से प्रणाम करता हूं कि उन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ इसी काम के लिए समर्पित कर दिया और आज उनके प्रयासों से महाराष्ट्र में अकेले 10 लाख से ज़्यादा घुमंतू जनजातियों को रिहेबिलिटेट किया गया है। और इस प्रयास की जो सबसे बड़ी सफलता मैं मानता हूं वो ये है कि इन्होंने उसी समाज से यानी उन्हीं घुमंतू जनजातियों से उनके लिए काम करने वाला नेतृत्व खड़ा किया है। जिस समाज के पास राशन कार्ड नहीं था, वोटर आई कार्ड नहीं था, आधार कार्ड नहीं था, यानी भारत का नागरिक अपने को सिद्ध करने के लिए जिनके पास दस्तावेज नहीं थे, जो एक स्थान पर टिकते नहीं थे, टिक नहीं सकते थे, रह नहीं सकते थे और जिन पर तमाम तरह के अत्याचार होते थे, आज वो समाज न केवल मुख्य धारा में है, आज उस समाज में बड़ी संख्या में लोग क्लास 1 ऑफिसर हैं, वो आईपीएस बनना चाहते हैं, वो आईएएस बनना चाहते हैं, उसकी इच्छा उनमें जागृत हुई है और इसके साथ साथ वो अपनी परंपरागत कला और संस्कृति को भी संजोकर रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन हम मीडिया में इस प्रकार के लोगों की आवाज़, हम दिल्ली महानगर में या राष्ट्रीय मीडिया में, जिसे हम राष्ट्रीय मीडिया कहते हैं, उसमें इन लोगों की आवाज़ और इनके रिहेबिलिटेशन के लिए जो प्रयास हो रहे हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। मैं एक छोटा सा विषय और आपको बताता हूँ। ऑर्गन डोनेशन एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे देश में। आप सोचिए कि जो कॉर्निया है वो श्रीलंका से आता है और श्रीलंका पूरे विश्व में कॉर्निया एक्सपोर्ट करता है और हमारे देश में कितने सारे लोग हैं जो कॉर्निया के कारण देख नहीं पाते। बड़ी संख्या में हैं जिन लोगों का कॉर्निया ट्रांसप्लांट होने के बाद वो फिर से जीवन में उनके रोशनी आ सकती है। कि किसी को आप सोचिए कि किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, ये इस पीड़ा को वही लोग समझ सकते हैं जिनके परिवार में इस प्रकार का कोई मरीज है। आप सोचिए कितनी दुर्घटनाएं होती हैं। हमारे समाज में अभी जागृति नहीं है। जो हमारे मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं वो तब और अच्छे डॉक्टर बनेंगे जब वो उन्हें पर्याप्त मात्रा में डेड बॉडी मिलेंगी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, देखने के लिए, सीखने के लिए। भी आज स्थिति देश में ऐसी है कि एक डॉक्टर को एक बॉडी नहीं मिलती, दर्जनों शायद बड़ी संख्या में डॉक्टर यानी स्टूडेंट्स को, मेडिकल स्टूडेंट्स को एक डेड बॉडी मिलती है मुश्किल से। आप सोचिए हमारे देश में इतनी दुर्घटनाएं होती हैं, इतने लोगों की डेथ होती हैं, स्वाभाविक डेथ होती हैं। अगर देहदान जैसा विषय लोगों में जागृति दी जाए, दुर्घटना किसी के साथ होती है, अगर उसके जो अंग ट्रांसप्लांट हो सकते हैं अगर उसे लेकर जागृति पैदा की जाए तो आप देखिए कितने लोगों को नया जीवन मिलेगा। हम लोगों को अपने देश को बदलना है, समाज को बदलना है, तो इस प्रकार का काम करने वाले व्यक्तियों को, संस्थाओं को हमें बल प्रदान करना चाहिए। दिल्ली में एक संस्था है दधीची देहदान समिति, उसका इस दिशा में बहुत प्रशंसनीय कार्य है। तो ऐसे लोगों का जो काम है इसे हमें मीडिया में स्थान देना चाहिए। देखिए जब हम ऑर्गन डोनेशन, देखिए ऑर्गन एक प्रकार से आप कह सकते हैं तस्करी भी होती है, मानव अंगों की तस्करी होती है, वो एक प्रॉब्लम है। अब मानव अंगों की तस्करी से संबंधित कोई समाचार है तो उसके साथ अगर हम दधीची देहदान जैसी संस्था के समाधान की भी चर्चा हम करेंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि समस्या है तो इसका समाधान भी है और समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए। मैं समझता हूँ समाज को मोटिवेट करने के लिए जो प्रयास हम लोग कर सकते हैं उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रयास ये समाधान परक पत्रकारिता के माध्यम से हो सकता है और हम इसे बल प्रदान करना चाहिए। और ऑर्गेनाइज़र में रहते हुए मैंने इसमें इस दिशा में कुछ काम करने का प्रयास किया है, उससे मुझे बहुत संतुष्टि मिली है। आज से टीआरपी की होड़ में मीडिया के अधिकतर प्रोग्राम नकारात्मक खबरों पर केंद्रित रहते हैं। उनका मानना है कि सनसनीखेज खबरें दर्शकों पर अधिक प्रभाव डालती हैं, लेकिन कई सर्वे में पाया गया कि आज दर्शकों में टेलीविज़न देखने की रुचि में कमी पाई गई है। इस पर आपके क्या विचार हैं?
मुझे लगता है आपका ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। मीडिया में नकारात्मकता है, इसमें संदेह नहीं है, और इस नकारात्मकता के कारण बहुत सारे युवा, बहुत सारे प्रोफेशनल्स, हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर्ग मीडिया से दूर हो रहा है। वो पढ़ना नहीं चाहता। एक समय था जब मीडिया में साहित्य भी होता था, साहित्य के कारण मूल्य आते थे। अब मीडिया से वो साहित्य गायब हो गया। अब पुस्तकों में साहित्य है, लेकिन पुस्तक पढ़ने वालों की संख्या भी घट रही है। तो मूल्य, लोगों को जीवन मूल्य कहाँ से मिलेंगे? मीडिया भी नहीं छापेगा, पुस्तकें भी लोग नहीं पढ़ेंगे, तो कहाँ से मिलेंगे? तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल सिर्फ पत्रकारों के सामने नहीं, रिपोर्टर्स के सामने नहीं, ये डेस्क पे काम करने वाले लोगों के सामने भी है, ये मीडिया मालिकों के सामने भी है, ये संपादकों के सामने भी है। क्योंकि अगर पाठक ही टीवी से दूर हो जाएंगे, डिजिटल से दूर हो जाएंगे, प्रिंट यानी डेली पेपर या मैगजीन से दूर हो जाएंगे, तो उनके प्रोडक्ट को खरीदेगा कौन? वो चलेंगे कब तक? वास्तव में मीडिया का अगर इस दिशा में सोचना है तो भविष्य बहुत उज्जवल नहीं है। हमें बदलते वक्त की आवश्यकताओं को पहचानते हुए बदलते वक्त के अनुसार हमें बदलाव करना चाहिए, और समाधानपरक पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है जो समाज को सही दिशा देगा। इसके लिए जो संपादक हैं उन्हें भी हमें सेंसिटाइज करना चाहिए, मीडिया मालिकों को भी हमें सेंसिटाइज करना चाहिए, जो रिपोर्टर्स और डेस्क पर काम करने वाले लोग हैं उन्हें भी सेंसिटाइज करना चाहिए। और इसका एक प्रयास ये हो सकता है कि जो विश्वविद्यालयों में, मीडिया प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले मीडिया के विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को भी हमें इस विषय को लेकर मोटिवेट करना चाहिए। हमने भारतीय जनसंचार संस्थान में हमारे जितने भी पाठ्यक्रम हैं, सब में समाधान परक पत्रकारिता को हमने रखा है। और अभी जो हमने पीजी डिग्री कोर्स शुरू किए हैं आईएमसी में, उसमें समाधान परक पत्रकारिता एक इलेक्टिव पेपर हमने रखा है, और वो मैंडेटरी है, बच्चों के लिए पढ़ना अनिवार्य है उसे, और उसे बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है क्लासरूम से ही अगर बच्चों के मन मस्तिष्क में ये बात डाली जाएगी कि आप मीडिया में जाने के बाद ये समाधान परक पत्रकारिता, इस दृष्टि को आप अपने ध्यान में रखेंगे, यू डिस्कस द प्रॉब्लम, नो इशू, बट यू शुड डिस्कस सॉल्यूशन ऑल्सो। तो इस दिशा में अगर प्रयास होंगे तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि बड़ा बदलाव मीडिया में हो सकता है। ये बदलाव मीडिया के लिए आवश्यक है। इस दिशा में सबको मिलकर सोचना चाहिए। एक रिसर्चर के तौर पे मैंने कई ऐसे आंकड़े पाए कि कुछ वर्षों में कई राज्यों में क्राइम की दरों में कमी देखी गई। अगर उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो यहाँ पहले की अपेक्षा क्राइम का ग्राफ बहुत तेज़ी से घटा है। मैंने इस सिलसिले में कई अखबारों के संपादकों से भी बात की और पूछा कि अखबार को पढ़कर ऐसा प्रतीत क्यों नहीं होता। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, वही दृष्टि दोष है। मीडिया को लगता है कि क्राइम बिकता है, बवाल बिकता है, नेगेटिविटी बिकती है, तो उसे ही बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके सामने एक विषय रख रहा हूँ कि अगर आप जो सर्कुलेशन मीडिया हाउस क्लेम कर रहे हैं ना, वो वास्तव में ये इतना सर्कुलेशन नहीं है। उनका सर्कुलेशन घट रहा है, टीवी की रीडरशिप घट रही है। हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हम क्या परोस रहे हैं लोगों के सामने। उस पर हम पुनर्विचार करेंगे, अपने कंटेंट को ठीक करेंगे, क्योंकि मीडिया में ये बात स्पष्ट है, कंटेंट इज़ द किंग। कंटेंट अगर हमारा सही है तो लोग पढ़ेंगे। और आप एक नेगेटिविटी फैलाते फैलाते खुद अपनी क्रेडिबिलिटी दांव पर लगा रहे हैं। इसलिए हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है। मैं समझता हूँ कि भारत तरक्की कर रहा है, अनेक मोर्चों पर तरक्की कर रहा है। आप सोचिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट आज हमारे देश में है, वो पिछले 70 साल में नहीं हुआ है जो आज है। आप देखिए, आज हम चांद पर तिरंगा फहरा रहे हैं, मार्स मिशन हमारा सक्सेस हुआ है। आज जब भारत के सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए दूसरे देश तैयार नहीं होते थे, आज भारत विकसित राष्ट्रों के सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, और एक बार में 100 से अधिक सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। ये भारत है, बदलता भारत है। आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा, वो भारत जिसके लेकर कभी लगता था कि कोई भी आकर रौंद जाता था। पिछले 1000 साल की गुलामी अगर आप देखें, कोई भी आता था रौंद के चला जाता था, लूटपाट करके चला जाता था। आज भारत की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। ये भारत की शक्ति है। ये जो बदलाव है, मैं समझता हूँ कि भारत सरकार के जो नेशनल मिशंस हैं
वो सिर्फ सरकार के मिशन नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के मिशन नहीं है, किसी मंत्री के मिशन नहीं है, अकेले प्रधानमंत्री के मिशन नहीं है, वो पूरे राष्ट्र के मिशन है और उन्हें वो मीडिया के भी मिशन होने चाहिए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते थे। और समाधान परक पत्रकारिता को प्रमोट करने में जितना योगदान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है, शायद इतना आधुनिक समय में किसी पत्रकार का मुझे दिखाई नहीं देता है। मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ उन सबके सामने। कलाम साहब ने इस विचार को प्रमोट करने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। जिन्हें इस विषय को गहराई से पढ़ना है वो कलाम साहब को एक बार पढ़ें तो उन्हें नई दृष्टि मिलेगी। सर, स्थानीय स्तर पर देश में कई ऐसे इलाके हैं जहां लोगों के निजी प्रयासों से सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अभी गर्मियों में ही देखा गया कुछ कई ऐसे सोसाइटीज़ हैं, ऐसे इलाके हैं जहां पशु पक्षियों और जानवरों के लिए कई जगहों पर खाने और पानी का प्रबंध तक लोग करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने स्थानीय स्तर पर पशु हैं, कुत्ते हैं, उनका वैक्सीनेशन तक करवाया। तो आज के हमारे अखबारों में ऐसी खबरों को जगह क्यों नहीं मिलती? देखिए, इस विषय में मेरी बहुत संपादकों से भी बात हुई है, क्योंकि मैं 15-20 वर्षों से इस विषय पर काम कर रहा हूँ। संपादकों से भी मैंने बात की है, रिपोर्टर से भी मैंने बात की है। मैंने कहा कि भाई प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों नहीं करना चाहते। संपादकों ने कहा कि सर ये बिकती नहीं है, ये ऐसी खबरों से विज्ञापन नहीं आता। लेकिन ये वो मानते हैं कि ऐसी खबरें पढ़ी सबसे ज़्यादा जाती हैं। रिपोर्टर्स कहते हैं कि साहब हम ऐसी खबरें फाइल करते हैं लेकिन वो छपती नहीं है। लेकिन उसमें एक ये प्रश्न आया कि अब पब्लिक रिलेशन और जेन्युइन प्रयास जो है उसके बीच जो अंतर है वो बड़ा ब्लर है। ये फाइंड आउट करना एक मुश्किल काम है, क्योंकि जिस देश में लाखों की संख्या में NGO हैं और बड़ी संख्या में NGO सिर्फ कागजी हैं, उस स्थिति में जो जेन्युइन काम करने वाले लोग हैं वो भी उसी दृष्टि से देखे जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मीडिया जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं उन्हें आइडेंटिफाई करें, चाहे वो एक सोसाइटी के लेवल पर कर रहे हैं, चाहे गांव के लेवल पर कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि आउट ऑफ बॉक्स जो एक्सपेरिमेंट एक किसान कर रहा है, उस किसान की उपलब्धि भी मीडिया के लिए खबर होनी चाहिए। किसी शिक्षक ने काम किया, वैज्ञानिक ने काम किया, जिन लोगों ने आउट ऑफ बॉक्स देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ अलग हटकर काम किया है, हमें उन्हें प्रमोट करना चाहिए, मीडिया में उन्हें स्थान देना चाहिए। तो आपने जो प्रयोग गिनाए हैं, मैं तो कह सकता हूँ आपके सामने मैं ऐसे सैकड़ों विषय गिना सकता हूँ जिसमें पैसा भी खर्च नहीं होता है। लोगों को बचत के लिए प्रोत्साहित करिए। उपभोक्तावादी संस्कृति हमें कहीं नहीं लेकर जाएगी, गर्त में लेकर जाएगी। आप बचत के लिए लोगों को प्रोत्साहित कीजिए, आप वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रोत्साहित कीजिए। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन पर पैसा खर्च नहीं होता है। मीडिया सिर्फ उन्हें मोटिवेट करे लोगों को। मैं तो एक बात कहता हूँ, जो मीडिया संस्थान है आज वो कॉरपोरेट स्टाइल में चल रहे हैं। अब कॉरपोरेट स्टाइल में आप चल रहे हैं तो कॉरपोरेट हाउस में CSR भी होता है। तो समाज में बदलाव के कुछ प्रयास आप अपने CSR इनिशिएटिव में डाल दीजिए। अगर CSR इनिशिएटिव के तहत आप वो काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका CSR की जो फॉर्मेलिटी वो भी पूरी हो जाएगी, समाज को एक दिशा मिलेगी। और मेरा ये सुझाव है, हर एक मीडिया संस्थान में, चाहे वो टीवी चैनल है, चाहे वो डेली पेपर है, चाहे वो मैगजीन है, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जैसे अन्य बीट है, जैसे स्पोर्ट्स बीट है, क्राइम बीट है, लीगल बीट है, एंटरटेनमेंट है, पॉलिटिकल है, अलग अलग जो बीट्स हैं, ऐसे ही एक सॉल्यूशन जर्नलिज्म की बीट अलग से होनी चाहिए, डेडिकेटेड बीट होनी चाहिए, जिस पर ट्रेंड प्रोफेशनल्स रखे जाएं, जो समाज में इस प्रकार के जो बदलाव हैं उन्हें समाज के सामने लाएं, देश के सामने लाएं, ताकि लोगों को जो बदलाव का काम हमारे देश में हो रहा है उस बदलाव का माध्यम बनने के लिए प्रेरित करें। इस दिशा में हम सबको मिलकर सोचना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये किसी एक मीडिया हाउस की जिम्मेदारी नहीं, ये पूरे मीडिया की जिम्मेदारी, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। मीडिया जब पूरे समाज को एक रचनात्मक काम के लिए खड़ा करेगा तो बहुत बड़ा बदलाव हमारे देश में आने वाले समय में होगा। हम भारत को एक विश्व शक्ति बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि महाशक्ति बनकर हमें किसी पर दादागिरी नहीं दिखानी है। हमें पूरे विश्व का कल्याण करना है,
पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए हमारे पास ऐसे मॉडल्स होने चाहिए। ये समाधान परक पत्रकारिता के मॉडल्स हम आज खड़े करें और ये ऐसे मॉडल हैं जो बाद में विश्व के अन्य देश भी कॉपी कर सकते हैं। हमें इस दृष्टि से पूरे विश्व के बारे में सोचना चाहिए और इस दृष्टि से हमारे सारे प्रयास आरंभ होने चाहिए। हमने अपने पिछले एपिसोड में चिदानंद सरस्वती महाराज जी से मीडिया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की। इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में साधु संतों की, कथाकारों की एक बड़ी समृद्ध परंपरा है और उन लोगों का एक बहुत बड़ा ऑडियंस है, फॉलोअर्स हैं उनके। मुझे याद है 1990 के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जब पोलियो अभियान शुरू किया, पोलियो एरेडिकेशन कैंपेन शुरू की, तो उस समय बड़ा उत्साह समाज में था, लेकिन एक लिमिट के बाद हम रुक गए थे। पोलियो ख़त्म नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि समाज के एक वर्ग में ये धारणा फैला दी गई कि अगर पोलियो ड्रॉप आपके बच्चों को पिलाई गई तो वो नपुंसक हो जाएंगे। ये सरकार की साजिश है। इस प्रकार की बातें मनगढ़ंत इस प्रकार की बातें आई थी। उसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन से जब मैंने उनका पूरा अनुभव सुना, उन्होंने कहा, मैं समाधान की बात करता हूँ इसलिए मैंने उनसे समाधान पर बात करी। उन्होंने कहा कि मैंने मस्जिदों में जाकर मौलवियों से, उलेमाओं से मैंने बात की। मैंने कहा कि आप अपील करिए समाज से। फिर उन्होंने साधु संतों को साथ में जोड़ा। तो उनके वास्तव में प्रयासों से पूरा समाज खड़ा हुआ और आज हम पोलियो अपने देश से पूरी तरह इरेडिकेट कर पाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे साधु संत कथाकार हैं उन्हें भी इस विषय पर आवाज़ उठानी चाहिए और मीडिया जैसे एक कॉरपोरेट सेक्टर में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऐसे मीडिया में मीडिया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि चिदानंद सरस्वती जी जो ये बात कह रहे हैं कि भाई मीडिया में गति तो है, विकास तो हो रहा है, लेकिन एक दिशा नहीं है और दिशा तब मिलेगी जब हम लोगों को एक सकारात्मक यानी एक सही दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। समाज को जगाना, समाज को खड़ा करना और उसे एजेंडा देना, बदलाव का एजेंडा देना, ये मीडिया का काम है, ये सरकार का काम नहीं है। तो मीडिया को अपनी इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। एक शिक्षक के नाते आज के हमारे बडिंग जर्नलिस्ट के लिए आपके क्या संदेश हैं? मुझे लगता है जो नवोदित पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता की पढ़ाई अभी कर रहे हैं, उनके लिए मेरा एक ही सुझाव है कि आप अपनी दृष्टि को व्यापक कीजिए। आप नकारात्मकता की ओर देखिए, सिस्टम में कोई कमी है, समाज में कोई गलत काम हो रहा है, उसे हाईलाइट करना मीडिया की जिम्मेदारी है। लेकिन जब भी आप किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करें, किसी समस्या को डिस्कस करें, आप उसके साथ समाधान भी सुझाइए। इसलिए आप भी जब कहीं जाते हैं, बात करते हैं लोगों से, तो समस्या के साथ साथ जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं, जो बदलाव का काम करने वाले लोग हैं, उन्हें ढूंढकर समस्या के साथ आप समाधान की भी चर्चा करिए। इस विषय को आप गंभीरता से सीखिए, समझिए और फिर इसे जब आप न्यूज़ रूम ज्वाइन करेंगे तब आप इसे प्रैक्टिकली अप्लाई कीजिए। तो मुझे लगता है कि शायद जो हमारे नवोदित पत्रकार हैं, आने वाले समय में उनके हाथों ही इस देश का भाग्य बदलने वाला है। उनकी मीडिया में प्रमुख भूमिका रहने वाली है। तो वो अगर समाज जागरण में इस प्रकार की भूमिका निभाएंगे। देखिए, मैं एक बात फिर स्पष्ट कर दूं, मैं पत्रकारों को एक्टिविस्ट बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि समाज में बदलाव का माध्यम मीडिया को अगर बनना है तो वो काम रिपोर्टर्स, राइटर्स के माध्यम से होना है, क्योंकि कंटेंट वही क्रिएट करते हैं। इसलिए उनमें इस प्रकार की दृष्टि विकसित हो, जैसा मैंने पहले कहा कि क्लासरूम से ये दृष्टि विकसित हो और फील्ड में जब वो जाएं तो इस पर गंभीरता से काम करें। इस विषय को इतने स्पष्ट रूप से समाज और लोगों के सामने लाने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे इस शो में, मैं तो समझ रहा हूँ कि इतना पॉपुलर शो है आपका, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये और भी पॉपुलर हो। मैं समझता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया यहाँ जुड़ने के लिए। सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातचीत जारी रहनी चाहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे अमर उजाला अखबार के ग्रुप एडवाइज़र श्रीमान यशवंत व्यास सर से। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।